एक ही चीज उन्होंने कंसिस्टेंटली की और वो यू टर्न है, और फिर यू टर्न को जस्टिफाई करते हैं। अब नेचुरली जब ये अवाम दुश्मन पॉलिसीज बनाते हैं, अवाम का इस्तेहसाल करते हैं, तो पाकिस्तान की ऑपोजिशन जमातें, जमहूरियत पसंद, आइन दोस्त, अवाम दोस्त सियासी जमातें पार्लियामान में खड़े होकर इनकी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बनाती हैं। तो उन्होंने क्या फैसला किया? इन्होंने कहा आवाम को अच्छी खबर तो नहीं सुना सकते, तो कैसे आप ऑपोजिशन की जबाबंदी करें? तो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आपको नजर आया कि सिटिंग गवर्नमेंट ने बजट के ऊपर एहतजाज किया है। 73 साल तारीख में 2002 से असेंबलियां रिस्टोर हुई पाकिस्तान में, ये चौथी असेंबली चल रही है। आपको इसकी मिसाल नहीं मिलेगी कि हुकूमती अराकीन वुज़रा पार्लियामान के माहौल को ख़राब कर रहे हो, दहस बजा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो सुन नहीं सकते थे कि ऑपोजिशन के अराकीन क्या बात करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास उन सवालात का जवाब नहीं था। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, पार्लियामान के माहौल को ख़राब करें। आपने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहैसियत पाकिस्तान की ऑपोजिशन जमातों के लीडर के फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली जब बात की, तो अवाम के इश्यूज की बात की, इमरान खान साहब की वादा खिलाफियों की बात की, ये बताया कि खान साहब आपने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। एक ही चीज पिछले 3 सालों में बेहतर हुई है, जो कि आपके कागजात बताते हैं, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान बताता है कि पिछले 1 साल में पाकिस्तान में गधों की आबादी में इजाफा हुआ है। ये हकायक हैं जो कि आपके अपने दस्तावेजात शो करते हैं। तो अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे हैं तो गलत तो नहीं कह रहे। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि खान साहब आपने 1 करोड़ नौकरियां नहीं दी, 50 लाख घर नहीं दिए, आपने IMF जाने को तरजीह दी, खुदकुशी नहीं की, किसी अवामी इशू के ऊपर आपने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, तो बिलावल साहब सही बात कर रहे हैं ना। अगर बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि सिंध का वजीर आला सिंध की तर्जुमानी करेगा ना, वो सिंध के हुकूक की जंग लड़ेगा ना, तो वो कौन सी गलत बात कर रहे हैं? लेकिन इनको ये बात पसंद नहीं आ रही, और अब इन्होंने एक साजिश क्रिएट की है कि चूंकि इनको गूंगे लोग पसंद हैं, इनको उस्मान बोजदार पसंद है जो कि खामोश रहता है, महमूद खान साहब पसंद है जो कि खामोश रहते हैं, इनको मुराद अली शाह इसलिए पसंद नहीं है कि मुराद अली शाह साहब सिंध की आवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं। और किन इशूज के ऊपर तर्जुमानी कर रहे हैं? इशू नंबर 1 कि अगर पाकिस्तान के सेंसस में 2017 को सिंध की आबादी को सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किया जाता, तो बहैसियत आईनी सरबरा सिंध हुकूमत के, तो वजीर आला सिंध अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुश्तरका मफादात काउंसिल के सामने रखेंगे ना। अफसोस हमें इस बात पर होता है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बड़ी बड़ी बातें करती थी सेंसस के हवाले से, GDA बड़ी बड़ी बातें करती थी सेंसस के हवाले से, लेकिन इन दोनों जमातों ने वफाकी हुकूमत का साथ दिया, इमरान खान साहब का साथ दिया, सूबा सिंध की आवाम का साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि बुग़्ज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि नहीं भाई, पीपल्स पार्टी की बात से हमें इत्तफाक नहीं करना। बड़े बड़े ऐलानात करते हैं कि जी ज्यादती हो गई है, पॉपुलेशन को कम शो किया गया है, हम ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहते थे हम हुकूमत को लात मारेंगे लेकिन अपने हुकूक के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि अमीनुल हक साहब उस कमेटी के रुकन थे जिसने मुतनाज़ा सेंसस को अप्रूव किया, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा उस कमेटी की रुकन थी जिन्होंने उस मुतनाज़ा सेंसस को अप्रूव किया, अली जैदी साहब बातों के चैंपियन उस कमेटी के सरबराह थे। लेकिन नहीं,
यहाँ पर आके मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, लेकिन जब काम करना होता है, तर्जुमानी करनी होती है, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। तो हाँ, वज़ीर आला सिंध ने सिंध का मुकदमा मुश्तरका मफादात काउंसिल में रखा और अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए पार्लियामान को अपनी दरख्वास्त अरसाल की। दूसरी चीज़, ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लोग कहते हैं कि कराची पाकिस्तान की मईशत में 70% कंट्रीब्यूट करता है, तो कराची सिंध का दारुल खिलाफा है, तो सारा सिंध तो इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन जब आप पीएसडीपी पर नज़र डालते हैं, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो वफाकी हुकूमत का, तो उसके अंदर आपको खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब की सूबाई हुकूमतों की स्कीमें नज़र आती हैं। इन सूबों की बहुत सारी आपको स्कीमें नज़र आती हैं, लेकिन वो सूबा जो पाकिस्तान की मईशत को चलाता है, उस सूबे की कोई स्कीम नज़र नहीं आती। बड़े बड़े ऐलानात करते हैं, 5 अरब रुपए रखे हैं सूबाई सिंध के लिए। तो वज़ीर आला सिंध अगर एनईसी के इजलास में कहता है कि सर मैं बड़ा खुश हूँ वज़ीर आज़म साहब कि पंजाब में आप काम करना चाह रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में काम करना चाह रहे हैं, बलोचिस्तान में काम करना चाह रहे हैं, तो मेरे सिंध ने क्या कसूर किया है? तो अगर वज़ीर आला सिंध ये बात करता है तो उनको नागवार गुजरती है। वो कहते हैं यार किसी ना किसी तरीके से इसकी जबाबंदी करो, इसका मुंह बंद कर दो, क्योंकि वो इनकी लाइन को टो नहीं कर रहा। और लाइन को क्यों टो नहीं कर रहा? क्योंकि आप हमारे आईनी हुकूक हमें नहीं दे रहे। हम खुश होंगे कि जिस तरह पाकिस्तान का आइन आर्टिकल 156 में कहता है कि जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट है वो रैशनल तरीके से, फेयर तरीके से, एक्विटेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो ये तो नहीं हो सकता कि सूबाई सिंध को आप इग्नोर करें और बाकी सूबों को तरजीह दें। हम तो कहेंगे जिस तरह आप बाकी सूबों को तरजीह दे रहे हैं उसी तरीके से हमारे सूबे को तरजीह दें। तो अगर चूँकि पढ़ा लिखा वज़ीर आला है, पढ़ा लिखा चेयरमैन है पीपल्स पार्टी का, वो इन तमाम चीज़ों को डॉक्यूमेंट करके एक कौमी असम्बली में बात करता है और एक ख़त लिखता है वफाकी हुकूमत को, अपना डिसेंट देता है, तो आपको नागवार गुजरती है वो बात। और चूंकि आप जो सवालात उठाए जा रहे हैं उन सवालात का आप जवाब नहीं दे पाते, तो आप इल्ज़ामात पर आ जाते हैं। तो आज फवाद चौधरी साहब की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने कहा जी हमने फैसला किया है कि हम जो पैसे सिंध को देते हैं उसको ऑडिट करेंगे। कोई एहसान करते हो भाई तुम पैसा दे के सिंध को, या कोई एहसान कर रहे हैं आप सूबाई सिंध को पैसा देके? आपके वालिद साहब के पैसे हैं ये। आईने पाकिस्तान आर्टिकल 160 में एनएफसी की मद में हर सूबे को उसके पैसे देता है। तो तहरीक इंसाफ कोई एहसान थोड़ी कर रही है सिंध हुकूमत के ऊपर, ये हमारा आईनी हक है। फिर कहते हैं कि हम पैसों का ऑडिट करेंगे। इन कम अक्लों को, ये नहीं पता कि ऑडिट करना वफाक की जिम्मेदारी है और हर सूबे के फंड्स को ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑडिट करता है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान सिंध हुकूमत के मातहत काम नहीं करता, पीपल्स पार्टी के मातहत काम नहीं करता, वो वफाकी नुमाइंदा है, वफाक के मातहत काम कर रहा है। और हर साल हर सूबाई हुकूमत के फंड्स को ऑडिट किया जाता है। अब इनको पता ही नहीं है, लेकिन बस बयानबाजी करनी है, बातें करनी है। मौसूफ कहते हैं कि आर्टिकल 140A का निफाज होना चाहिए सूबाई सिंध में। ये पाकिस्तान का पहला वफाकी वजीर है जिसका फोकस एक सूबे पर है बस। क्या आर्टिकल 140A सिर्फ सूबाई सिंध के लिए है, पंजाब के लिए नहीं है?
खैबर पख्तूनख्वा के लिए नहीं है, इस्लामाबाद के लिए नहीं है। आप हमको ताना मारते हो कि हमने एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट नहीं रखी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा फवाद चौधरी साहब, क्या आपके बोजदार ने लोकल गवर्नमेंट निज़ाम को रखा या ख़त्म कर दिया? आपके महमूद खान ने लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को रखा या ख़त्म कर दिया? आपके इमरान खान ने इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को रखा या ख़त्म कर दिया? आप हमें कह रहे हैं कि हमारा निज़ाम एम्पावर्ड नहीं है। हमने निज़ाम को चलने तो दिया, हमने वसाइल प्रोवाइड किए। अब वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मेयर ना माने, उस पर हमारे एतराज़ात हो सकते, तनकीद हो सकती है, हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इस बात का तो आप एतराफ़ करें कि अगर मकामी हुकूमतों का निज़ाम पूरे पाकिस्तान में कहीं चला तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के तहत सूबा सिंध में चला। हमने इस बात पे एतराज़ नहीं किया कि कराची का जो बल्दियाती निज़ाम है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले है। आपने एतराज़ किया कि लाहौर का बल्दियाती निज़ाम नून लीग के पास है। आपने एतराज़ किया कि इस्लामाबाद का बल्दियाती निज़ाम नून लीग के पास है, तो आपने उस निज़ाम को चलता कर दिया। बात करते हैं 140A की। मैं सवाल पूछना चाहूँगा 140A की। आज कराची सरापा एहतजाज है। ये जो बिल्डिंग गिरने का फैसला सुप्रीम कोर्ट कर रही है, इन बिल्डिंग्स को कमर्शलाइज करने का फैसला किस जमाने में हुआ था? ये जो सड़कों को कमर्शलाइज किया गया था कराची शहर में, ये 2003 में किया गया, और उस जमाने में एक बड़ी एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट थी। नेमतुल्लाह साहब कराची के सिटी नाजिम थे, अल्लाह बख्शे उनको। दूसरी बार कमर्शलाइजेशन 2006-2007 में हुई, जब मुस्तफ़ा कमाल साहब कराची के सिटी नाजिम थे, उन्होंने फैसला किया। कमर्शलाइजेशन हो गई 2003-2004 में, बिल्डिंगें बन गई। इस कमर्शलाइजेशन को अदालतों में चैलेंज किया गया। एक बड़ी मशहूर एनजीओ है कराची की, शहरी के नाम से, वो अदालत से रुजू करती है कि ये कमर्शलाइजेशन की पॉलिसी गलत है, तो अदालत कहती है नहीं, ये पॉलिसी ठीक है, और कमर्शलाइजेशन की पॉलिसी को इंडोर्स कर दिया जाता है। आप, मैं, सड़क पर चलने वाला आदमी और लोग उस पॉलिसी के तहत जो बिल्डिंग्स बनती हैं, कोई अपार्टमेंट खरीदता है, कोई दुकान खरीदता है, आज 2019, 2020, 2021 में फैसला किया जाता है कि नहीं, वो गलत हुई है। और मुझे हैरत है कि वो लोग जो कराची शहर से 14 सीटें लेके बैठे हैं, जिनके लीडर ने अपने घर को रेगुलराइज कराया है, वो सियासी जमात खामोश बैठी है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मुराद अली शाह साहब भाग गए, या मुराद अली शाह साहब के अंदर अगर थोड़ा सा एहसास होता तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। फवाद चौधरी साहब वकील हैं पेशे से, तो ये बात शायद वो समझने की कोशिश करें तो समझ सकते हैं वो, कि जजेस डोंट स्पीक बाय देयर वर्ड्स, दे स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स। तो वो जो टीवी पे टिकर्स चले, वो तो किसी अदालती फैसले में लिखे हुए नजर नहीं आए, लेकिन हाँ, वो जो अदालती फैसला है, जो मैंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा, उस फैसले के अंदर लिखा हुआ है कि रेलवे की ज़मीनों को बेचने का मंसूबा बनाया जा रहा है, जिसकी मीटिंग गवर्नर हाउस में हो रही है। वो गवर्नर हाउस जो कि इमरान खान साहब को इख्तदार में आके गिरा देना था, उसकी दीवारों को ख़त्म करके पब्लिक के लिए खोल देना था। 50 लाख घरों का तो काम नहीं कर पाए, लेकिन एक अपने गवर्नर को घर दे दिया हमने। हाँ, एक घर बनाया है उन्होंने। अदालती फैसले में लिखा हुआ है ये कि रेलवे की जमीनों को बेचने का, प्राइवेटाइज करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। कहां बनाया जा रहा है? गवर्नर हाउस में बनाया जा रहा है। इसके ऊपर कोई नोटिस लेना वजीर आजम। वही अदालती फैसला फवाद चौधरी साहब के कॉलीग आजम स्वाति साहब के बारे में, वफाकी वजीर रेलवे के बारे में जो बातें करता है, वो वफाकी हुकूमत के दावों की कलई खोल देती है कि यह है परफॉर्मेंस इन लोगों की। वो हुकूमत जो अपने आप को कहती है ना एहसास, उनके एहसास का ये आलम है। और मौजूद अदालत ने इस बात को नोट किया है अपने फैसले में कि उनके एहसास का
आलम यह है कि वजीर मौसूफ ये कहते हैं कि अगर मेरे जाने से कोई जिंदा बच जाए तो मैं इस्तीफा दे देता हूं। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने 2017 में जब लोधरा का वाकया हुआ था तो उस वक्त के वफाकी वजीर रेलवे के लिए कहा था इसको मुस्ताफी हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, दो नहीं एक पाकिस्तान का दावा करने वाले, एक नहीं दो पाकिस्तान क्रिएट करके बैठे हैं। एक पाकिस्तान वो जो कि एक आम आदमी के लिए है, गरीब आदमी के लिए है, मिस्कीन के लिए है, और दूसरा पाकिस्तान वो जो इनकी एटीएम्स के लिए है, इनके इमरान खान साहब के लिए है। ये लोग कहते हैं, वो ख्वाजा आसिफ साहब की लाइन है ना, कुछ शर्म होती है कोई हया होती है। ये लोग माजी की हुकूमतों के ऊपर तानाकसी करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान का टोटल डेट पिछले 3 सालों में 13 खरब रुपए इजाफा हुआ है, उसमें 13 ट्रिलियन रुपीस, 13 खरब रुपए। ये डॉक्यूमेंटेड बातें आप चेक कर सकते हैं। अगर मई तक का मैं आपको एग्जैक्ट फिगर दूं तो 12.4 ट्रिलियन रुपीस है। मैं आपको नंबर बता रहा हूं। सर्कुलर डेट पाकिस्तान का जब ये लोग आए थे तो 1100 खरब रुपए था, 1.1 ट्रिलियन। इस वक्त वो बढ़कर 2600 खरब, 2.6 ट्रिलियन हो चुका है। 2600 अरब, आई एम सॉरी, 2.6 खरब रुपए हो चुका है। और ये कहते हैं कि हम अच्छे हैं, दूसरे बुरे हैं, और ताना करते हैं। चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, अद्वियात स्कैंडल, पेट्रोलियम स्कैंडल। अभी जो गैस सेक्टर का आपका सर्कुलर डेट आने वाला है वो आपको पता चलेगा। ये सारे स्कैंडल्स किसके दौर में हुए हैं? इनके दौर में हुए हैं। ये ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। कोई एक शख्स मुझे आप बताएंगे कि चीनी स्कैंडल में जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई हो? कोई एक शख्स बताएंगे आप? इनकी कार्रवाई का तो यह आलम है कि इनका प्रोसिक्यूटर जाके अदालत में बयान देके आता है कि नहीं, जहांगीर खान तरीन साहब को अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन खुर्शीद शाह अरेस्ट होगा, फर्रुख शाह अरेस्ट होगा, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब अरेस्ट होंगे, फरियाल तालपुर साहब अरेस्ट होंगी, शहबाज शरीफ साहब अरेस्ट होंगे, साद रफीक साहब अरेस्ट होंगे, लेकिन नहीं। अद्वियात का स्कैंडल आता है, आमिर कियानी साहब को हटा दिया जाता है, मुस्ताफी कर दिया जाता है, और कहते हैं खान कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मैं सवाल पूछना चाहूंगा, कोई कार्रवाई हुई अभी तक अद्वियात स्कैंडल के ऊपर? कार्रवाई तो छोड़े, आमिर कियानी साहब को इन्होंने जनरल सेक्रेटरी बना दिया अपनी पार्टी का, और आमिर कियानी साहब के साथ जो कराची के कुछ लोग जो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? पेट्रोल सस्ता हुआ, पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल अवेलेबल नहीं था, इनकी नाअहली की वजह से किसी शख्स के खिलाफ कार्रवाई की गई? नहीं। आटा स्कैंडल, नहीं। वो एक स्पेशल असिस्टेंट को रिसेंटली हटाया गया, नदीम बाबर साहब को, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह लें या पता नहीं क्या क्या इल्जामात कह लें, कोई कार्रवाई होते हुए नजर आई आपको? नहीं, कुछ नहीं, जीरो। तो जुर्म हमारा यह है कि हम कहते हैं भाई आर्टिकल 158 कहता है गैस के ऊपर पहला हक उस सूबे का होगा जिस सूबे से गैस दरियाफ्त होगी। खैबर पख्तूनख्वा से जो गैस मिलती है वो खैबर पख्तूनख्वा की ज़रूरियात को पूरा करती है। हम खुश हैं कि उनको उनका आईनी हक मिल रहा है, लेकिन सूबा सिंध के अंदर हमें हमारे हिस्से की गैस नहीं मिलती। गैस की लोड शेडिंग होती है, चाहे हमारे घरेलू सार्फिन हो, सनती सार्फिन हो, ट्रांसपोर्ट के सार्फिन हो। ये तमाम रिकॉर्ड पर हैं चीज़ें। आपके हमारे जो सनतकार हैं वो बातें करते हैं इस बारे में कि जी हमें गैस नहीं मिल रही। पानी 91 का वाटर रिकॉर्ड बड़ी बड़ी बात करते हैं कि सिंध के अंदर पानी चोरी हो रहा है। वो भाई गुड्डू पे चेक कर लें कि कितना पानी सिंध में दाखिल हो रहा है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पानी के हवाले से आपके अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान साहब ने अपनी रिपोर्ट में हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को इंडोर्स किया। आप कहते पानी चोरी हो रहा है। 1991 का वाटर रिकॉर्ड कहते हैं 10 मिलियन की अनोमली नजर आती है सूबाई सिंध में और बाकी सूबों में। उसमें एक वजह यह है
कि बाकी सूबों के अंदर वफाकी हुकूमत अपना स्टेक लगाती है, अपना PSDP लगाती है। बदकिस्मती से हमारे सूबे के अंदर वो स्टेक नहीं लगाती, और इस सूबे के नुमाइंदे जो वफाकी हुकूमत में इस वक्त बैठे हैं, वो अनफॉर्चुनेटली उनकी ज़बान बंद है, गूंगे हैं वो इस सूबे का मुकदमा नहीं लड़ पा रहे। अगर लड़ रहे होते तो आज शायद जब ये PSDP अप्रूव कर रहे थे या सेंसस अप्रूव कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको कोई आवाज़ आती कि कोई शेर का बच्चा खड़ा तो हुआ जिसने हमारे हुकूक की जंग लड़ी, लेकिन ऐसी आपको कोई आवाज़ नजर नहीं आती। ये करके ये बताइएगा कि जो बात आप विभाग के लिए कर रहे हैं वही जो है MQM आपके लिए करती है कि आप शहरी इलाकों के लिए कुछ नहीं देते। सिंध गवर्नमेंट का जो बजट आया है उसके अंदर शहरी इलाकों को नजरअंदाज किया गया है, इसका क्या जवाब है? 108 अरब रुपए नए स्कीम्स हैं कराची शहर के लिए, 108 अरब रुपए। और कराची मेगा प्रोजेक्ट की मद में जो कि 1 साल में खर्चा होना था, वो 8.5 अरब रुपए रखे गए। इसके अलावा जो KMC को पैसे मिलते हैं, DMCs को पैसे मिलते हैं, वो अलग हैं। ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं। रेड लाइन इंशाल्लाह अगले 2 महीने में उसके ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा। मैं हमेशा बड़ा, देखिए, हक बात करनी चाहिए, सच बात करनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट पे हम उस तरीके से काम नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। उसकी एक वजह है कि जब वजीर आला सिंध कहता है कराची सर्कुलर रेलवे की सॉवरन गारंटी दो ताकि सीपेक के तहत वो सर्कुलर रेलवे बहाल हो सके, तो वफाकी हुकूमत देती नहीं है। वही सॉवरन गारंटी पंजाब के लिए, लाहौर के लिए दे दी जाती है, तो हमारे लिए क्यों नहीं दी जाती? इसलिए मैं आपकी मीडिया की मदद मांग रहा हूँ, कम से कम इस इशू को हाईलाइट तो करें। लेकिन मेरा वो ट्रांसपोर्ट से मुतालिक सवाल था कि चले सर्कुलर रेलवे की आपने बात की, लेकिन कराची शहर के लिए जो बसेज हैं वो नहीं है। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट को भी छोड़े, ऑरेंज लाइन को भी छोड़े, जो कराची में बसेज हैं वो नहीं है। कराची ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इदारा होता था, खत्म हो गया। सिंध रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक इदारा होता था, वो खत्म हो गया। उसके एसेट्स अरबों रुपए के मौजूद है। तो हुकूमत कब संजीदगी का मुजाहरा करेगी आम शहरियों के लिए? कराची ट्रांसपोर्ट का जो इदारा था वो कौन चलाता था? KMC के मातहत चलता था। KMC जो चला रहे थे उनको पता है, उन्होंने जो KMC का हाल किया है वही उन्होंने बाकी मेरी बात तो सुन। SRTC तो हम चलाते हैं, सिंध का है, मैं कराची की बात कर रहा हूँ। अच्छा सुने ना, मेरी बात तो सुने। मैं हमेशा इस बात को बड़ा स्ट्रेट कहता हूँ कि ट्रांसपोर्ट के मामले के ऊपर जिस तरीके से काम करने की ज़रूरत थी हम नहीं कर पाए। 17 जुलाई को कराची की बसों के लिए टेंडर खुल रहा है। सिंध हुकूमत ने पैसे एलोकेट कर दिए, टेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। रेड लाइन के लिए मैंने आपको बताया 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह ग्राउंड ब्रेकिंग उसकी कर दी जाएगी। येलो लाइन की फिजिबिलिटी के ऊपर इस वक्त काम चल रहा है। हमारी जो ईदी लाइन है वो 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं सवाल आपके सामने पूछना चाहूँगा कि वो वफाकी हुकूमत जो अपने आप को बड़ा चैम्पियन कहती है, बड़ा ज़बरदस्त कहती है, वो 6.5-7 साल से अभी तक ग्रीन लाइन कंप्लीट नहीं कर पाई। इसका भी इल्ज़ाम अब हम पे ठहराएंगे? ये तो रिकॉर्डेड बात है ना कि 7 साल हो गए, पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंटर उन्होंने खोद दिया, अभी तक ग्रीन लाइन ये कंप्लीट नहीं कर पाए। तो मैं जहाँ अपनी कोताही है उसको हमेशा मानता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम जो वफाक को जिस तरीके से शहर के लिए काम करना चाहिए था उस तरीके से अनफॉर्चुनेटली नहीं किया। 7 साल हो गए, ग्रीन लाइन का मंसूबा अभी तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। ये बताइएगा कि अभी आप पानी के मामले में आपने बड़ी बात की, बताया अपना मौका था सिंध हुकूमत का। हवा तो साहब कहते हैं कि जब पानी के मामले में वज़ीर आला सिंध से बात करने की कोशिश की तो वो जूते छोड़ के चले गए, क्या कहेंगे? ये वफाकी हुकूमत बात करने पर बिलीव ही नहीं करती। अगर बात कर रही होती तो वज़ीर आला सिंध तो आज भी मौजूद है। वज़ीर आला सिंध तो हर जगह, हर फोरम पे सिंध की नुमाइंदगी करते हैं, सिंध का मुकदमा लड़ते हैं, बट वफाक की वो दिलचस्पी नहीं है। मैं एक चीज़ भूल गया था बताना आपको, एक और आज इनका यू टर्न। बड़ी मेहनत के बाद पाकिस्तान भर के सहाफ़ियों ने जिद्दोजहद की थी मीडिया प्रोटेक्शन बिल के हवाले से। सिंध वो पहला सूबा बना जिसने उस बिल को अप्रूव किया, और आप सहाफ़ियों को स्टैंडिंग कमेटी में साथ बिठा के उस बिल को अप्रूव कराया गया था। जब वो बिल सिंध असेंबली से पास होने के बाद गवर्नर साहब के पास गया तो गवर्नर साहब ने उस बिल को रद्द कर दिया है, और रद्द करने के बाद वापस असेंबली को भेज दिए। ये वो लोग जो अपने आप को इजहार राय के अलमबरदार हुकूमत में आने से पहले कहते थे। जी, ऑब्जेक्शन जो ऑब्जेक्शन होते हैं, बस ऑब्जेक्शन फॉर द सेक ऑफ ऑब्जेक्शन, हम फिर पास करके देंगे वो। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वो लोग जो आपको बड़ी बड़ी, और मुझे हैरत हो रही थी आज फवाद चौधरी साहब कराची प्रेस क्लब आए हुए थे और ये सारी बातें वो प्रेस क्लब में सहाफ़ियों के सामने कर रहे थे
लेकिन उनका अपना किरदार, उनके अपने गवर्नर का किरदार ये है कि जब सिंध सहाफ़ियों को, मीडिया प्रैक्टिशनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून साजी करती है, जो कि आपका एक देरीना मुतालबा था, तो वो इजहार राय के अलमबरदार उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उसको अप्रूव नहीं करते। ये शो करता है कि इनकी सोच क्या है, ये डेमोक्रेसी के बारे में क्या सोचते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में क्या सोचते हैं। दहशतगर्दी के आपने केसेस जिनके ऊपर दाखिल किए, उन्होंने गिरफ्तारियां देकर सिंध हुकूमत को चैलेंज किया है कि हमें दहशतगर्द साबित किया जाए। सुना है अब आप दहशतगर्द उनको साबित करने के बजाय पीछे हट रहे हैं। देखिए, हम किसी को दहशतगर्द साबित नहीं करते, ये अदालती मामला होता है। कोई भी कानून नाफिज करने वाला इदारा जो है वो तफ्तीश करता है, तहकीकात करता है, और कानून के मुताबिक उस तफ्तीश को किया जाता है और बाद में अदालत के सामने उस चीज़ को सबमिट किया जाता है, अदालत फैसला करती है। वो जो कल गिरफ्तारी का आप जिक्र कर रहे हैं, वो गिरफ्तार सिंध हुकूमत ने उनको नहीं किया, उन्होंने गिरफ्तारी अपनी खुद पेश की। तो मैं समझता हूँ वो लोग जो बहुत अरसे से फारिग थे, वो अपने आप को वापस मसरूफ़ करने की एक कोशिश करें, उनका हक है वो करें, लेकिन जो चीज़ भी होगी सूबे में वो आईन और कानून के मुताबिक होगी। अगर कहीं कानून शिकनी हुई है तो नेचुरली कार्रवाई बनती है, कार्रवाई का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, लेकिन फैसला कि आया कानून शिकनी हुई नहीं हुई, कोई दहशतगर्द है नहीं है, किसी ने कानून को तोड़ा है नहीं तोड़ा, इसका फैसला कोई हुकूमत नहीं करती है, वो पाकिस्तान की अदालतें करती हैं। प्रेशर की मैं आपको वजह बता रहा हूँ, वो चाहते हैं कि सिंध का मुकदमा वफाक के सामने ना लड़ा जाए। वो चाहते हैं, जिस तरह बोजदार खामोश है, महमूद खान खामोश है, जाम कमाल साहब कभी कुछ बोलते हैं तो अब आपने देख लिया बलूचिस्तान में भी क्या उनके साथ किया जा रहा है। तो वो नहीं चाहते कि कोई शख्स वज़ीर आज़म के सामने खड़े होके अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करे। और ये जो आप सिंध असेंबली में प्रोटेस्ट की बात करें, कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, यार छोड़ो इन लोगों को। ये तो वो लोग हैं जो उस असेंबली में जिसमें इनकी अपनी मेजॉरिटी है उसका माहौल ख़राब कर देते हैं। आपको दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी कि ऑपोजिशन तो चाहे कि असेंबली ना चले। माजी में इतनी सज़ाएं मिली हैं, काटी हैं, भुगती हैं, देखा है, लेकिन अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं हुए और इंशाल्लाह नहीं होंगे। जो हमारे आईनी हुकूक हैं उनके ऊपर खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह उनका दिफा करना हम लोग जानते हैं। सबसे बड़े दुश्मन सिंध पर राज कर रहे हैं। आखिरी इलेक्शन था जो उन्होंने लड़ा और जीत दिया। 2023 में इमरान खान आएंगे, वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो आप क्या कहते हैं इमरान खान के मुकाबले में आपको तैयारी कर रहे हैं? इमरान खान साहब, मैंने तो बताया ना, 2018 में इलेक्शन नहीं लड़ा था क्या उन्होंने, जो 2023 में आके लड़ेंगे? तो 2018 में कोई और लड़ रहा था। तो यही तो हम बात करते हैं कि इलेक्शन कोई और लड़ रहा था। अच्छा, एक और चीज़ मैं आज आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। जब तक फवाद चौधरी साहब इमरान खान साहब के वापस फेवरेट नहीं हुए थे, तो एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू बोजदार साहब के सामने बड़ा क्लियर था और डॉक्यूमेंटेड था। एक ख़त लिखा था उन्होंने बोजदार साहब की परफॉर्मेंस के हवाले से। क्या आज भी वो अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू पर कायम है या अब उन्होंने भी यू टर्न ले लिया है उस पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब को ज़रा, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, मैं उस ज़माने की बातें नहीं करूँगा जब वो हमारे गुण गाते थे, लेकिन हाँ, इस मौजूदा हुकूमत में जब वो वज़ीर इत्तलात से हट के साइड लाइन मिनिस्ट्री में थे तो बोजदार साहब के बारे में क्या कहते थे, पंजाब हुकूमत के बारे में क्या कहते थे, वो भी सबके सामने है। तो मैं समझता हूँ ये लोग अपनी, आज वो क्या है, फादर्स डे है ना आज, हाँ, तो आज मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब कराची आए थे फादर्स डे विश करने के लिए, तो उन्हें फादर्स डे विश कर दिया, अब विश करके चले जाएंगे वो। छोड़िए, थैंक यू। हाँ,